हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वर्धन वंश की। वर्धन वंश या इसी को आप पुष्यभूति वंश कहते हैं, और इसमें भी हम लोग को बेसिकली पढ़ना है हर्षवर्धन के बारे में, यानी कि हर्षकालीन भारत का इतिहास हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और इसके जो भी शासक हुए हैं उन सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हर्षवर्धन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब थोड़ा यहाँ हम लोग सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं कि आखिर हर्षवर्धन का उद्देश्य क्या था। तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था उसका उद्देश्य था एक संगठित और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण करना। उसने राजनीतिक स्थिरता, सैन्य शक्ति, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। सांस्कृतिक विकास पर, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। हर्षवर्धन के प्रयासों से भारत में एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का निर्माण हुआ। उसकी प्रशासनिक और सैन्य नीतियों ने उत्तर भारत को एकजुट कर दिया। जो हर्षवर्धन की प्रशासनिक कार्य थे या उसकी जो सैन्य नीतियाँ थीं, उसने क्या किया, भारत को एकजुट किया और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दिया। हर्षवर्धन के शासनकाल को हर्षकालीन भारत के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और स्वर्णिम युग था। इस समय के दौरान भारत में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्थान हुआ, जिसे आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की पतनोन्मुख अवस्था में, यानी जब गुप्त साम्राज्य पतन की अवस्था में था, डिक्लाइन की अवस्था में था, उस समय की बात हो रही, तो उस अवस्था में समर्थ प्रादेशिक राजवंशों को अपने अपने क्षेत्रों में दृढ़ीभूत एवं स्वतंत्र होने का अवसर मिल गया। इस लाइन का ये मतलब है कि जब गुप्त साम्राज्य पतन की अवस्था में था, तो उस समय जो समर्थ राजवंश थे, यानी कि जो थोड़ी मजबूत स्थिति में थे, छोटे छोटे राज्य, उनको अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होने का अवसर मिल गया। नवोदित मतलब नए क्षेत्रीय शक्तियों में सर्वोपरिता एवं आधिपत्य के लिए पारस्परिक संघर्षों का नया दौर शुरू हुआ। यह उल्लेखनीय है कि गुप्त वंश के बाद प्राचीन भारत के इतिहास में किसी भी ऐसी साम्राज्यवादी महाशक्ति का उदय नहीं हुआ जो मौर्यों या गुप्तों की भांति संपूर्ण भारत को एक छत के नीचे रख सके। उत्तर भारत में जितने राजवंश उदय हुए उनमें पुष्यभूति वंश, या जिसको हम वर्धन वंश कहते हैं, इसने विकेंद्रीकरण की शक्तियों को रोककर उत्तर भारत में एक साम्राज्य बनाने में सफलता हासिल की। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जितने भी राजवंश उदित हुए, यानी जितने भी नए राज्यों का उदय हुआ, उसमें पुष्यभूति वंश सबसे महत्वपूर्ण था और उसने लगभग सभी राज्यों को जीत लिया। तो उसी पुष्यभूति वंश के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, या इसी को वर्धन वंश कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्धन वंश के इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में। कौन कौन से ऐसे पुस्तक हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं या ग्रंथ हैं जिनसे हमें पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्धन राजवंश का इतिहास जानने के स्रोत, सबसे पहले हर्षचरित की बात करते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वर्धन वंश के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित है। तो ये हर्षचरित जो है, इसको किसने रचा है? बाणभट्ट। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास माना जाता है। तो ये पहला ऐसा गद्य काव्य है या सफल प्रयास है जो ऐतिहासिक विषय पर लिखा गया है। हर्षचरित में 8 अध्याय हैं या 8 खंड हैं। इन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। तो जो हर्षचरित है ग्रंथ है, इसके कितने अध्याय हैं? 8। और अध्याय को इसमें क्या कहा गया? उच्छ्वास। अब प्रथम 3 अध्याय में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है, और पहले अध्याय का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, लेकिन दूसरे में उसने अपने वात्स्यायन गोत्रीय प्रतिकूट नामक ग्राम में निवास करने वाले भृगुवंश
तथा अपने बचपन का वर्णन किया है। कहने का मतलब यह है कि जो शुरू के 3 भाग हैं उसमें बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन उन 3 भागों में अगर पहले भाग की बात करें तो उसमें उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, लेकिन दूसरा जो भाग है उसमें अपने बचपन का उल्लेख किया है, अपने गोत्र का उल्लेख किया है, अपने ग्राम का उल्लेख किया है बाणभट्ट ने। यानी जैसे प्रीतिकूट नामक इनका एक ग्राम है और वात्स्यायन गोत्रीय थे, तो इन सब का उल्लेख किया है, भृगुवंश का उल्लेख किया है, बचपन का वर्णन किया है। और इसी यानी दूसरे भाग में ही हर्ष के संपर्क में आने का विवरण भी देता है। यानी हर्ष से पहली मुलाकात बाणभट्ट की जो हुई, इस बात का वर्णन दूसरे अध्याय में यानी दूसरे उच्छ्वास में देता है। तीसरे उच्छ्वास में क्या होता है, श्रीकंठ जनपद और स्थानेश्वर का वर्णन करते हुए वह पुष्पभूति तथा भैरवाचार नामक शैव आचार के आपसी संबंधों के विषय में बताता है। चौथे उच्छ्वास में प्रभाकर वर्धन संबंधी उल्लेख है, जहाँ राजवर्धन हर्षवर्धन राजश्री का जन्म, बचपन एवं कन्नौज के राजा गृहवर्मा के साथ राजश्री का विवाह जैसी घटनाओं का वर्णन है। तो ये सब किसमें है, चौथे अध्याय में, जिसमें हर्षवर्धन राजश्री इन सब का जन्म, बचपन और कन्नौज के जो राजा गृहवर्मा थे उनके साथ राजश्री का विवाह, ये सब चौथे अध्याय में बताया गया है। 5वें अध्याय में सीमा प्रांत पर हूणों के उपद्रव यानी उनके आक्रमण के बारे में जानकारी दी गई है। उन्हें दबाने के लिए राजवर्धन को भेजने, प्रभाकर वर्धन की बीमारी तथा मृत्यु का वर्णन है। छठे उच्छ्वास में यानी छठे अध्याय में क्या वर्णन है, राजवर्धन जो कि शोकग्रस्त है, यानी जिसके पिता की मृत्यु हो गई है, अब वो राजवर्धन संन्यास लेना चाहता है, तो उसकी संन्यास ग्रहण करने की इच्छा, गृहवर्मा की हत्या का समाचार, उसके उपरांत राजवर्धन द्वारा शस्त्र ग्रहण कर मालवराज के विरुद्ध अभियान, मालवराज की पराजय, गौड़ नरेश शशांक द्वारा छलपूर्वक राजवर्धन की हत्या, ये सभी घटनाएं छठे अध्याय में बताई गई हैं। साथ ही साथ इन घटनाओं के परिणामस्वरूप हर्ष की समस्त शत्रुओं से बदला लेने तथा पृथ्वी को गौड़ विहीन कर देने की प्रतिज्ञा का भी उल्लेख किया गया है। ये सब छठे अध्याय में किया गया है। 7वें अध्याय में हर्ष के सैन्य अभियान, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के राजदूत हंसवेग द्वारा प्रेषित मैत्री प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का विवरण है। और अंतिम यानी 8वें अध्याय में उच्छ्वास में राजश्री की खोज, जो 8वां अध्याय है, 8वां उच्छ्वास है, उसमें राजश्री की खोज, उनकी प्राप्ति का वर्णन है। यह ग्रंथ हर्ष के शासनकाल का एक सजीव तथा समकालीन चित्र प्रस्तुत करता है। हर्षकालीन भारत की राजनीति एवं संस्कृति पर भी यह ग्रंथ प्रचुर प्रकाश डालता है। तो ये पहला ग्रंथ था, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इतनी जानकारी हर्षचरित से मिलती है। इसको किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है। इसमें 8 अध्याय हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है कादम्बरी। ये भी बाणभट्ट ने लिखा है, बाणभट्ट की ही कृति है। संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है इसको। इसके अध्ययन से हर्षकालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ये भी एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, महायान बौद्ध ग्रंथ है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 में इसे प्रकाशित किया था और इसमें 1000 श्लोक हैं, जिनके अंतर्गत 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी ईसवी तक का प्राचीन भारतीय इतिहास मिलता है और हर्षकालीन इतिहास की कुछ घटनाओं पर यह प्रकाश डालता है। जैसे इसमें हर्ष के लिए केवल हा शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु उस ग्रंथ में अनेक अनैतिहासिक सामग्रियाँ दी गई हैं, अतः इस पर बहुत अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है ये महायान बौद्ध ग्रंथ है और इसमें हर्षवर्धन के लिए हा शब्द का प्रयोग किया गया है। इनके अलावा हर्षवर्धन के भी अपने स्वयं के ग्रंथ हैं, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। इनसे भी तत्कालीन समाज और संस्कृति से संबंधित कुछ बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा था, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये तो साहित्यिक स्रोत हो गए। अब हम लोग विदेशी विवरण की बात करते हैं। तो कुछ विदेशी यात्री आए, उन्होंने भी हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में लिखा, जैसे वेनसांग तथा उसका विवरण।
यह प्रसिद्ध चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत में आया था और उसने यहाँ 16 वर्ष व्यतीत किया। उसका यात्रा विवरण सीयूकी नाम से प्रसिद्ध, यानी इसने जो ग्रंथ लिखा ह्वेनसांग ने उसको सीयूकी बोलते हैं। और यह तत्कालीन राजनीतिक एवं संस्कृति का अध्ययन करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। विदेशी विवरण में इसका वही स्थान है जो साहित्य में हर्षचरित का है, यानी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी जीवनी भी लिखी। ह्वेनसांग के मित्र हीली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। बील द्वारा ये बील इतिहासकार हैं, इनके द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया। इससे भी हर्षकालीन इतिहास से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये ह्वेनसांग हो गया। इसके अलावा इत्सिंग का विवरण, इत्सिंग नामक एक अन्य चीनी यात्री का भी विवरण हर्षकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी बौद्ध विद्वान तक्कुसु ने ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से किया था। तो इत्सिंग का जो विवरण है उसका अनुवाद किसने किया? एक बौद्ध विद्वान थे तक्कुसु, और किस नाम से? ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये हो गए विदेशी यात्रियों के विवरण जिसमें ह्वेनसांग और इत्सिंग की बात हम लोगों ने किया। अब कुछ अभिलेख हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत हैं। जैसे सबसे पहले इसमें नाम आता है बंसखेड़ा अभिलेख। बंसखेड़ा अभिलेख 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित बंसखेड़ा नामक स्थान से मिला है। तो ये कहाँ स्थित है पहले ये जानिए। बंसखेड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित है, बंसखेड़ा नामक स्थान पर। यहीं से ये अभिलेख मिला है जिसमें हर्ष संवत 22 अर्थात 628 ईस्वी की तिथि अंकित है। हर्ष संवत की बात करें तो 22 चल रहा है उस समय, और ईसाई कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 628 ईस्वी। तो आप 628 ईस्वी याद रखिए, ठीक है। ये आप भूल जाइए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो बंसखेड़ा अभिलेख मिला है इसमें कौन सी डेट दी गई है, कौन सा ईयर दिया गया है? 628 ईस्वी तिथि अंकित है। इससे पता चलता है कि हर्ष ने अहिछत्र भुक्ति का मतलब प्रांत, यानी प्रांत था उस समय अहिछत्र नाम का, उसके अंगदिया विषय मतलब जिला के मरकट सागर नामक ग्राम को बालचंद तथा भट्ट स्वामी नाम के 2 भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों को दान में दिया था। तो ये जो बंसखेड़ा अभिलेख है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि अहिछत्र नामक एक प्रांत था, उस प्रांत में अंगदिया नामक एक जिला था, यानी विषय मतलब जिला था, और वहाँ पर एक गांव था। उस गांव को बालचंद व भट्ट स्वामी नामक 2 भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों को दान में दिया गया था। यानी हर्षवर्धन ने इन गांव को, यानी कि ये जो मरकट सागर गांव है इसको दान में दिया था हर्षवर्धन ने। किसे दिया था? बालचंद्र और भट्ट स्वामी नामक 2 ब्राह्मण थे, भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे, इनको दान में दिया था। तो इस बात की जानकारी बंसखेड़ा अभिलेख से मिलती है। इससे हर्षकालीन शासन के अनेक प्रदेशों तथा पदाधिकारियों के नाम ज्ञात होते हैं। साथ ही हर्ष के भाई राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय तथा अंततः गौड़ नरेश शशांक द्वारा उनकी हत्या की जानकारी भी इस लेख से मिलती है। तो बंसखेड़ा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक और अभिलेख आता है, इसको बोलते हैं मधुबन का लेख। ये मधुबन उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी तहसील में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो मऊ जिला है वहाँ पे एक तहसील है घोसी, वहीं पे ये मधुबन का लेख मिला है। यहाँ से 631 ईस्वी का उल्लेख मिलता है। जैसे उसमें 628 था, इसमें 631, और अगर हर्ष संवत की बात करें तो 25। इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक ग्राम को दान में देने का उल्लेख है। श्रावस्ती भुक्ति मतलब प्रांत मैंने बताया ही। तो श्रावस्ती भुक्ति का एक गांव है सोमकुंडा, इसको हर्षवर्धन ने दान में दिया था, इस बात का वर्णन मिलता है। लेख की अन्य बातें बंसखेड़ा वाले लेख के ही समान हैं। फिर इसके बाद ऐहोल का लेख आता है, ऐहोल अभिलेख। यह कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में पाया गया है, और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है जिसकी तिथि
333-34 ईस्वी के आसपास बताई जाती है। और इसमें वर्णन मिलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। ठीक है, यह अभिलेख किसने लिखा है? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था। इसका एक कवि था रवि कीर्ति, इसी ने लिखा था इस अभिलेख को। तो ये अभिलेख हो गए। अब मोहरें भी पाई गई हैं हर्षवर्धन की 2 मोहरें पाई गई हैं, नालंदा और सोनीपत से। सोनीपत कहाँ है? दिल्ली के समीप। पहली मिट्टी दूसरी तांबे की है। जो पहली मोहर है नालंदा में पाई गई वो मिट्टी की है और जो सोनीपत में पाई गई है वो तांबे की है। इस पर भी लेख खुदे हुए हैं जिसमें महाराज राजवर्धन प्रथम के समय से लेकर हर्षवर्धन तक की वंशावली मिलती है। सोनीपत मोहर में ही हमें हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोनीपत मोहर है इसमें हर्ष का नाम हर्षवर्धन मिलता है, पूरा नाम प्राप्त होता है। हर्ष के कुछ सिक्के भी मिले हैं, जैसे भितौरा उत्तर प्रदेश गांव से मिले हैं। ये फैज़ाबाद में है, भितौरा उत्तर प्रदेश फैज़ाबाद ज़िले में है। यहाँ से कुछ सिक्के मिले हैं हर्षवर्धन के। ये चांदी के सिक्के हैं और इन पर श्री सालदत्त लिखा है या शिलादित्य लिखा है। केडी वाजपेयी ने फर्रुखाबाद से हर्ष का एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त किया है। इसके मुख्य भाग पर परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री हर्षदेव अंकित है और पृष्ठ भाग पर उमा माहेश्वर की आकृति खुदी हुई है। तो ये जो है पुष्यभूति वंश के इतिहास जानने के स्रोत थे जो हम लोगों ने पढ़ा आज की इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग पुष्यभूति वंश के शासकों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।